ठीक है। संधि चल रही थी अपनी। देखो कल की क्लास में हमने विसर्ग संधि पढ़ी। विसर्ग संधि के 3 नियम हम पढ़ चुके थे। आज पढ़ेंगे हम विसर्ग संधि का नियम नंबर 4। नियम नंबर 4 देखो कल की क्लास में हमने बात की थी नियम नंबर 1 की। क्या कहता है नियम नंबर 1? बिल्कुल, यदि विसर्ग से पहले अ हो तथा बाद में घोष वर्ण हो तो अ और विसर्ग ओ में परिवर्तित हो जाएंगे। कल आपको एक लाइन मैंने लिखवाई नहीं, क्या कोष्टक में लिखना था कि यदि विसर्ग से पहले अ हो तथा बाद में घोष वर्ण हो तो अ और विसर्ग ओ में परिवर्तित हो जाएंगे। किसको छोड़कर? ए, उ, एक को छोड़कर। ए, उ, एक को छोड़कर। ए या आई। क्यों? क्योंकि ए दूसरा नियम क्रॉस कर रहा है, बाद में क्या आ रहा है? ए, और उ आ जाए तो क्या हो जाएगा? प्लस के बाद में उ आए तो क्या हो जाएगा? कल बात की थी हमने, कौन सी संधि? नहीं, गुण संधि। उ की ध्वनि निकलते ही कौन सी संधि हो जाएगी? गुण संधि हो जाएगी। ओ बन जाएगा वहां, ए धन उ बराबर ओ। छुड़वा दिया ए, वृद्धि संधि। ए आई कहाँ आता है? वृद्धि संधि में। ए धन ए बराबर आई हो जाएगा। तो यहां हमने कोष्टक में क्या कर दिया? नियम नंबर पहले में ये छोड़ दिया, ताकि आगे के जो नियम है वो क्या नहीं होंगे? क्रॉस नहीं होंगे। आगे के नियम क्रॉस नहीं होंगे, ध्यान रखना। चलो आगे देखो, नियम नंबर 4 की बात करते हैं। नियम बनाते हैं हम। नियम नंबर 4 नहीं, 2 नियम ओ के पढ़ चुके थे, 2 नियम ई उ के पढ़ चुके थे, है ना? चैछसे वाला और तैथसे वाला। नियम नंबर 5 की बात करें। नियम नंबर 5 कल हमने पढ़ा कि ई उ विसर्ग के बाद में से आए तो विसर्ग किस में परिवर्तित हो जाता है? तालव्य से में परिवर्तित हो जाता है। उसके बाद में हमने पढ़ा कि ई उ विसर्ग से पहले ई उ हो तथा बाद में तैथ से हो तो विसर्ग किस में परिवर्तित हो जाता है? दंत्य से में परिवर्तित हो जाता है। आज हम पढ़ेंगे विसर्ग से पहले ई उ हो तथा प्लस के बाद में क्या हो? क, ट, प, फ हो तो विसर्ग किस में परिवर्तित हो जाता है? मूर्धन्य से में परिवर्तित हो जाता है। क, ट, प, फ हो तो विसर्ग किस में परिवर्तित हो जाता है? मूर्धन्य से में परिवर्तित हो जाता है। देखो उदाहरण देखें हम। धनुष टंकार, संधि विच्छेद क्या होगा? बिल्कुल, धनु धन टंकार। आविष्कार, आविधन कार। दुष्प्रभाव, दुष्प्रभाव। दुहूधन
प्रभाव, दुष्फल, दुष्फल, दुहूधन फल, निष्फल। क्या होगा संधि विच्छेद? निहिधन फल, दुष्परिणाम। क्या होगा संधि विच्छेद? दुहूधन परिणाम। विसर्ग से पहले क्या हो? ई ऊ हो तथा बाद में क्या हो? कट फफ हो तो विसर्ग किस में परिवर्तित हो जाता है? मूर्धन्य स में। कब? संधि युक्त करते समय। ये नियम किसका है? टुकड़ों का। और वापस जोड़ते समय किस में परिवर्तित हो जाता है? मूर्धन्य स में परिवर्तित हो जाता है। लिखो नियम नंबर 5 लिखो। यदि विसर्ग से पहले ई ऊ हो, यदि विसर्ग से पहले ई ऊ हो, विसर्ग से पहले ई ऊ हो तथा बाद में क ट प फ आए तो, तथा बाद में क ट फ प फ आए तो विसर्ग मूर्धन्य स में परिवर्तित हो जाता है। विसर्ग मूर्धन्य स में परिवर्तित हो जाता है। उदाहरण लिख लो। विसर्ग संधि सबसे आसान है। व्यंजन संधि भी हार्ड नहीं है। स्वर संधि में थोड़ा सा अर्थ का देखना पड़ता है, वहां भी हो जाएगा। अगर हम नियम ध्यान से नहीं समझते हैं तो सबसे कठिन टॉपिक ही संधि है। और नियम अगर हम ध्यान से समझ लेते हैं और थोड़ी प्रैक्टिस कर लेते हैं तो संधि का टॉपिक आसान हो जाता है। अब सब तो कोई भी हो, दुष्प्राप्य वगैरह, हमें ध्यान रखना है क्या है? क ट प फ किस में बदलेगा? मूर्धन्य स में बदलेगा। आगे देखो नियम नंबर 6 की बात करें। विसर्ग से पहले स्वर हो, विसर्ग से पहले स्वर हो तथा बाद में घोष वर्ण हो तो ए आ को छोड़कर, ए आ को छोड़कर घोष वर्ण हो तो विसर्ग रे में परिवर्तित हो जाता है। किसमें? रे में परिवर्तित हो जाता है। कौन सा वाला रे? हलंत वाला रे। और अधूरा रे कहाँ चला जाता है? ऊपर। रे कितने प्रकार के होते हैं? रे कितने प्रकार के होते हैं?
रे की हम बात करें, कौन सा रे पूरा होता है, कौन सा रे अधूरा होता है, तो कितने प्रकार के होते हैं रे? एक हलंत वाला, एक पूरा वाला। देखो, एक तो ऊपर वाला रे अधूरा होता है, एक जो नीचे लगता है प्रे के पूरा रे होता है, एक पूरा रे ये होता ही है, एक ट्रक वाला नीचे वाला रे अधूरा नहीं पूरा होता है। कितने प्रकार के हो गए? 4 प्रकार के। 3 रे पूरे होते हैं, एक रे अधूरा होता है। जो अधूरा तो कहाँ होता है? ऊपर। बाकी सारे नीचे लगने वाले रे क्या होते हैं? पूरे होते हैं। हम ऐसा सोचते हैं यहाँ पे पूरा है, रे क्या है? अधूरा। जबकि पे क्या है? अधूरा। और रे क्या है? पूरा। ध्यान रखना, ठीक है। बात कर रहे थे नियम नंबर 6 की। कहता है कि यदि विसर्ग से पहले स्वर हो तथा बाद में घोष वर्ण हो तो विसर्ग रे में परिवर्तित हो जाता है। उदाहरण देखो। अच्छा, ए आ को क्यों छोड़कर? नियम नंबर 1, नियम नंबर 2 हम पढ़ चुके, ठीक है। नियम नंबर 2 कहता है कि यदि विसर्ग से पहले ए हो तथा बाद में भी ए हो तो ए और विसर्ग का तो ओ हो जाएगा और बाद वाले ए का लोप हो जाएगा। और आ को क्यों छोड़ा है? ए धन आ बराबर दीर्घ संधि हो जाती है। कौन सी संधि? दीर्घ संधि हो जाती है, इसलिए छोड़ा है, ठीक है। उदाहरण देखें, जैसे कि दुर्ग, ऊपर वाला रे है, संधि विच्छेद करनी है आपको। करो देखे। बहिर्गमन, संधि विच्छेद करना है। यजुर्वेद, धनुर्विद्या, आयुर्वेद, आशीर्वाद, निर्गुण, निर्गुण। दुर्जन आया था आरएस में, दुर्जन है, दुर्बाध है, निर्बाध है, निर्जन है, दुर्गम है। शब्द तो कोई भी हो, एक बार नियम अगर समझ में आ जाए, संधि विच्छेद करो देखे। बिल्कुल, धू धन ग, रे का क्या बन जाएगा? विसर्ग। रे का क्या बन जाएगा? विसर्ग। धू धन ग। धू का अर्थ होता है कठिन, ग यानी गमन। जहां चढ़ना क्या हो, गमन करना क्या हो, कठिन हो, वो क्या कहलाता है? दुर्ग, ऊपर, ठीक है। बहिर्गमन, बहिधन, बहिधन गमन। ग क्या है? घोष है। यजुधन, यजुधन वेद। संधि विच्छेद बिल्कुल सरल है। ध्यान तो कहाँ रखना है? कौन सा घोष है, कौन सा अघोष है, कब क्या बनता है, बस यही ध्यान रखना, और कुछ नहीं, ठीक है। धनुर्विद्या, बिल्कुल, धनु धन विद्या। आयुधन, आयुधन वेद। आसीधन, आशीर्वाद लिखना नहीं आता, आसीधन वाद, पता ही नहीं चलता, रे से पर लगाएं, वे पर लगाएं, कहाँ लगाएं, शब्द शुद्धि में भी क्या कर लिया जाता है? पूछ लिया जाता है। निर्गुण, निर प्लस गुण या निहिधन गुण। रे का तो क्या बना रहे हैं? विसर्ग।
रे का क्या बना रहे हैं, विसर्ग। देखो क्या होगा संधि विच्छेद, दूधन जन, दूधन निधन बाद, निधन जन, बिल्कुल, दुहूधन गम। लिखो नियम नंबर 6 लिखो, यदि विसर्ग से पहले स्वर हो, यदि विसर्ग से पहले स्वर हो तथा बाद में घोष वर्ण हो तो, तथा बाद में घोष वर्ण हो तो, विसर्ग से पहले स्वर हो तथा बाद में घोष वर्ण हो तो विसर्ग रै में, हलंत वाले रै में परिवर्तित हो जाता है। कौन से रै में परिवर्तित हो जाता है, हलंत वाले रै में परिवर्तित हो जाता है। कोष्टक में लिखना ए आ को छोड़कर, कोष्टक में लिख लेना ए आ को छोड़कर, ताकि नियम क्रॉस नहीं करेंगे। पहला दूसरा जो नियम है क्रॉस नहीं होंगे। उदाहरण लिख लो, लिख चुके। अब आपको संधि विच्छेद करना है। आपको एक शब्द दे देती हूं, पुनर्जन्म। क्या होगा, पुनः धन जन्म। कौन सा नियम, छठा नियम। पहले क्या आ रहा है स्वर, कौन सा स्वर, ए। न में क्या है, पुनः धन जन्म। यानी कि अभी हमने बात की ए आ को छोड़कर, हम क्या पढ़ रहे हैं, अपवाद। कुछ ऐसे शब्द हैं जो, देखो, पुनर्जन्म है, पुनरावलोकन,
पुनरावलोकन होता है या पुनरावलोकन होता है? रे, बिल्कुल, पुनरावलोकन। संधि विच्छेद क्या होगा? पुनः धन अवलोकन। अवलोकन का अर्थ देखना, पुनः यानी दोबारा, पुनरीक्षण, पुनः धन ईक्षण। अंतर्देशीय, अंतर्धन देशीय, बिल्कुल। अंतर ध्यान, अंतर्धन ध्यान। अंतरात्मा, क्या होगा? अंतर्धन रा कहाँ गया? रा में से क्या निकाल लिया? आ। पीछे क्या बचा? हलंत वाला रे। रे का क्या बन चुका? विसर्ग। वैसे ही एक शब्द हमने उसमें पढ़ा नहीं, नियम नंबर 6 में अभी पढ़ ही रहे थे, निरपराध। निरपराध, तो निधन अपराध। रे में से ए निकाल लिया, निर बचा, रे हलंत वाला। निरक्षर, निधन अक्षर। रे में से ए निकाल लिया, हलंत वाला बच गया। निराशा, निधन आशा। शब्द कोई भी हो, अगर आपको नियम समझ में आ चुका है तो ध्यान रखना, शब्द तो कोई भी हो, कोई भी शब्द हमें बदल करके दें, नियम अगर हमें आ रहा है तो हमारा कोई भी शब्द क्या नहीं होगा? अशुद्ध नहीं होगा। संधि विच्छेद भी क्या नहीं होगी? अशुद्ध नहीं होगी। लिखो, ऐसे खूब सारे शब्द है, पुनरुक्ति है, पुनरपि है, अपवाद में आ जाएंगे। लिख लो, पुनरपि, पुनः धन अपि, पुनरुत्थान, पुनः धन उत्थान। ठीक है, लिख लो। सीधे टुकड़े ही दे, अंतः धन आत्मा, और वापस क्या बनाना हो? शब्द। कैसे पहचान करोगे? विसर्ग से पहले क्या है? ए। बाद में क्या है? ए। तो नियम नंबर 2 याद करना है, पीछे वाले ए का क्या हो जाता है? लोप हो जाता है। लेकिन यहाँ तो क्या है? आ। और आप भी क्या होता है? घोष। आप भी क्या होता है? घोष। यानी कि विसर्ग किस में परिवर्तित होगा? अधूरे रे में। और रे में क्या जोड़ोगे? आ। वापस शब्द क्या बन जाएगा? अंतरात्मा। यानी कि जब भी आप प्रैक्टिस करो, जोड़ना और तोड़ना, टुकड़ों को जोड़ करके देखो और जुड़े हुए शब्द को तोड़ करके देखो, दोनों की प्रैक्टिस साथ में करो। आप नियम जल्दी याद होंगे। जितना माइंड लगाओगे उतना ही आपको नियम जल्दी याद, स्थायी हो जाएगा वो। और टुकड़ों को जोड़ने की ज्यादा प्रैक्टिस किया करो आप। जितनी टुकड़ों को जोड़ने की प्रैक्टिस करोगे, नियम उतने ही स्थायी होते जाएंगे। अच्छा, ये बन रहा है, ये बन रहा है, अपने आप हो जाएगा आगे। नियम नंबर 7 की बात करूं, नियम नंबर 7। नियम नंबर 7 लिखने से पहले आपको कुछ अपने रफ पेज में शब्द लिखने हैं। लिखो, निरोग,
निरोग, दुराज, निरोग, हाँ, दुराज, नीरस, निरंद्र, हाँ, निरंद्र, निरंतर नहीं, रंध्र, निरंध्र, नीरव, नीरव, प्रश्न की मैं बात करूं, नीरज, नीरव, निरंद्र, चार ऑप्शन दे करके पूछ ले, निम्न में से उपसर्ग नहीं है, यानी कि कौन से शब्द में उपसर्ग नहीं है या उपसर्ग रहित है। उपसर्ग नहीं है, संधि विच्छेद करके देख लो। उपसर्ग कैसे निकालते हैं, देखो देखो, शब्द लिखे आपने, नीरव, निरंद्र, निरोग, दुराज, नीरस, ऐसे ही लिखे हैं, शुद्ध लिखे हैं क्या, यह मात्रा छोटी बड़ी हुई है, निरोग में मात्रा छोटी कर दी, दुराज में छोटी कर दी, हाँ, पता था मेरे को, ठीक है। संधि विच्छेद करो, संधि विच्छेद क्या होगा, निधन, रोग, निधन, रोग, रोग का, निरोग का अर्थ क्या होता है, रोग रहित, निरोग होता है रोग रहित, निधन रोग, जिसके रोग नहीं है वो क्या है, निरोग। नियम बनाए, नियम कहता है कि यदि विसर्ग से पहले ई हो, ई ऊ हो तथा बाद में पूरा र हो तो, बाद में पूरा र हो तो ई और विसर्ग दीर्घ ई में परिवर्तित हो जाते हैं, ई और विसर्ग दीर्घ ई में परिवर्तित हो जाते हैं। और वही ऊ के लिए विसर्ग से पहले ऊ हो तथा बाद में पूरा र हो तो ऊ और विसर्ग दीर्घ ऊ में परिवर्तित हो जाते हैं। देखो, दुराज, दूधन, राज, विसर्ग से पहले ऊ है और विसर्ग के बाद में पूरा र, तो विसर्ग और ऊ किस में परिवर्तित हो जाएंगे, दीर्घ ऊ में। अब हमें पता चल रहा है मात्रा छोटी लगेगी या बड़ी, यहाँ भी मात्रा छोटी लगेगी या बड़ी, यानी कि विसर्ग से पहले ई है, बाद में क्या है, पूरा र, तो मात्रा क्या आएगी, बड़ी। विसर्ग और ई किस में परिवर्तित हो जाते हैं, दीर्घ ई में। किस में परिवर्तित हो जाते हैं, दीर्घ ई में। तो ध्यान रखना है, सीधा शब्द दें तो संधि विच्छेद करते समय मात्रा छोटी और वापस संधि युक्त करते समय मात्रा बड़ी।
ये ध्यान रखना है। संधि विच्छेद करो। निधन रव, निधन रंध्र, निधन रस, ठीक है। अब हम उपसर्ग की, अच्छा उपसर्ग की बात करें तो क्या निकालेंगे? निर, हलंत वाला रे निकालेंगे, ठीक है। इधर देखो, निम्न में से उपसर्ग नहीं है, टुकड़े करके देखो संधि विच्छेद हो जाती है क्या? संधि विच्छेद करो उधर भी। हो रहा है, चारों के प्रश्न आया हुआ है। किसमें? नीरज 3 नंबर, निरंद्र, नीरज में, नीरज की संधि विच्छेद क्या होगी? निधन रज। अच्छा, नीरज क्या होता है? नीरज कमल होता है। कमल का जन्म कहाँ होता है? पानी में। पानी को नीर कहते हैं, कहते हैं। नीर धन जय, कल बात की थी क्या? सर धन सरोज में, सरय धन जय, सरय यानी तालाब, जय यानी जन्म लेना। तो नीर धन मूल शब्द है, नीर क्या है? मूल शब्द है यहाँ। नीर धन जय, पानी में जन्म लेने वाला कमल। यानी कि आप प्रश्न करते समय, कोई भी प्रश्न करो, हर एक शब्द को जानने की कोशिश करो, इसका अर्थ क्या होता है, कैसे अलग हो सकता है, कैसे भिन्न हो सकता है, क्या पूछना चाहता है। चारों तरफ से सोच लो, तर्क वितर्क करो, उस क्वेश्चन के साथ में तर्क वितर्क करो कि अलग कैसे हो रहा है, भिन्न कैसे हो सकता है, कैसे छांटे। देखो, निहिधन रव, निहिधन रव, रव यानी आवाज, बिना आवाज के। नीरव जंगल, शांत जंगल, बिल्कुल। निरंध्र, रंध्र का अर्थ होता है छिद्र, निहिधन छिद्र, रंध्र यानी बिना छिद्र के, निरंध्र। और निरोग, बिना रोग के। अपने आप ही क्या निकल रहे हैं? अर्थ निकल रहे हैं, अर्थ निकल रहे हैं, ठीक है। निहिधन रंध्र और निहिधन, ऐसे अलग करना आपको। भिन्न पूछे, अलग पूछे, उपसर्ग निकलवाए, वो चीजें ध्यान रखनी है, ठीक है। लिखो नियम नंबर 7, नियम नंबर 7 लिखो। यदि विसर्ग से पहले ई ऊ हो, यदि विसर्ग से पहले ई ऊ हो, विसर्ग से पहले ई ऊ हो, तथा तथा बाद में पूरा र हो तो, तथा बाद में पूरा र हो तो ई और विसर्ग दीर्घ ई में, ई और विसर्ग दीर्घ ई में, दीर्घ ई में, ई में, हाँ बड़ी ई में, तथा तथा ऊ और विसर्ग, तथा ऊ और विसर्ग दीर्घ ऊ में परिवर्तित हो जाते हैं,
ऊ और विसर्ग दीर्घ ऊ में परिवर्तित हो जाते हैं। कहने का मतलब है कि विसर्ग से पहले क्या हो, ई ऊ हो, बाद में क्या हो, पूरा र हो। तो विसर्ग और छोटी ई बड़ी ई में, और विसर्ग और छोटा ऊ बड़े ऊ में परिवर्तित हो जाते हैं, बड़े ऊ में बदल जाते हैं। यहां से शब्द शुद्धि भी क्लियर हो रही है, संधि विच्छेद भी अपनी हो ही रही है। लिख लो, उदाहरण लिख लो। नीर मूल शब्द है, जय प्रत्यय से बन गया। नीर क्या है, मूल शब्द है, और पीछे लगने वाले क्या होते हैं, प्रत्यय। लिख चुके। अब आपको ध्यान रखना है क्या, कि हमने विसर्ग संधि पढ़ी। विसर्ग संधि में तीनों से, तालव्य से, मूर्धन्य से, दंत्य से, तीनों ही से किसमें परिवर्तित हो गए, विसर्ग में परिवर्तित हुए। कब, अलग अलग परिस्थितियों में। यानी कि जब विसर्ग के बाद में च छ से आए तो विसर्ग तालव्य से में परिवर्तित हुआ था, और विसर्ग के बाद में त थ से आए तो विसर्ग दंत्य से में परिवर्तित हुआ था, और विसर्ग के बाद में कट फफ आए तो विसर्ग किस में परिवर्तित हुआ था, मूर्धन्य से में परिवर्तित हुआ था। यहाँ ध्यान क्या रखना है, ध्यान ये रखना है कि हमने संधि विच्छेद करते आ रहे हैं, और तीनों से को किस में बदल रहे हैं, विसर्ग में बदल रहे हैं। आगे हम पढ़ेंगे उपसर्ग। क्या पढ़ेंगे, उपसर्ग। वहां उपसर्ग एक ही होता है, उपसर्ग एक ही होता है। कौन सा से होता है अभी हमें बात करती हूँ, उपसर्ग का जब टॉपिक आएगा हम बात करेंगे। वहां ध्यान रखना है, शब्द कोई भी हो वहां विसर्ग का ध्यान रखना है। ये चीजें यहाँ संधि की तरह याद रखनी है, कि संधि में कौन सा से किस में परिवर्तित हो रहा है, और उपसर्ग में अलग से ध्यान रखना है। वो क्या ध्यान रखना है हम बात करेंगे। संधि हमारी कंप्लीट हो चुकी है आज। अब बताओ आपको तीनों प्रकार की संधि में कोई दिक्कत। हमने स्वर संधि पढ़ी, व्यंजन संधि पढ़ी, और विसर्ग संधि पढ़ी, और इनके कुछ अपवाद भी देखे, किसमें क्या लागू होता है, कहाँ दो नियम क्रॉस होते हैं, कहाँ नहीं होते हैं। अगर इतनी बातों का आप ध्यान रखते हो तो आगे के आपके उपसर्ग भी आसान, प्रत्यय आसान, शब्द शुद्धि आसान, और शब्द भंडार तो वृद्धि होगी होगी। ठीक है, आगे देखो। हम नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं, क्या, उपसर्ग। संधि हमारी कंप्लीट हो चुकी है। सबसे पहले मैं बात करूं, उपसर्ग शब्द की बात करें तो तोड़ो इसे। कैसे बना है, उपधन सर्ग के योग से बना है। उप का अर्थ क्या होता है, निकट, पास में। उप का अर्थ होता है नजदीक या निकट या पास, निकट। शब्द के नजदीक आकर के, सर्ग यानी रचना, शब्द के नजदीक आकर के नए शब्दों की रचना जो करते हैं, उपसर्ग कहते किसे हैं, किसे कहते हैं उपसर्ग। बिल्कुल, मूल शब्द के आगे लग कर के उसका अर्थ बदल देते हैं। ठीक है, मैंने लिखा
मूल शब्द लिख देती हूं, जैसे कि हार लिखा। अब आगे यहां लगाऊं उपसर्ग। जैसे कि मैंने कहा, अभी मैंने नियम नंबर 7 लिखवाया आपसे। क्या लिखवाया? नियम नंबर 7 लिखवाया। फिर मैंने कहा आगे देखो, यानी कि हम आगे बढ़े। मैंने कहा हार लिखो, आपने लिखा। अब मैं कहूंगी आगे लिखो, कहूंगी तो आगे तो यही होगा ना। यानी कि आपकी परिभाषा क्या हो चुकी? अशुद्ध। और अगर थ्योरी पूछी जाए तो सबसे पहला ऑप्शन यही होता है, जो शब्द के आगे लग करके उसके अर्थ में क्या कर देते हैं? परिवर्तन कर देते हैं। और सबसे पहली टिक आपकी नहीं, बहुत सारे विद्यार्थियों की, बहुत सारे स्टूडेंट्स की वही आंसर होगा कि शब्द के आगे लग करके उसके अर्थ में क्या कर देते हैं? परिवर्तन। बिल्कुल, पहले लगकर, पूर्व में लगकर, हम ये शब्द जो शब्द से पहले लगकर, शब्द के पूर्व में लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, उसके अर्थ में विशेषता ला देते हैं, वे शब्द क्या कहलाते हैं? उपसर्ग कहलाते हैं। पहला क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन की मैं बात करूं तो उपसर्ग होते हैं। दूसरे क्वेश्चन की हम बात करें तो आपको 4 ऑप्शन दे देंगे। उपसर्ग होते हैं, शब्द होते हैं, शब्दांश होते हैं, दोनों, निम्न में से कोई नहीं। 4 ऑप्शन बना देंगे। उक्त दोनों या निम्न में से कोई नहीं। तो उपसर्ग क्या होते हैं? बिल्कुल, क्या होते हैं? शब्दांश होते हैं। उपसर्ग का वैसे कोई स्वतंत्र अर्थ नहीं होता। उपसर्ग का कोई स्वतंत्र अर्थ नहीं होता। ये शब्द के साथ में लग करके अपना क्या निकलवाते हैं? अर्थ निकलवाते हैं। शब्द के साथ में लग करके अपना अर्थ निकलवाते हैं। ये क्या होते हैं? शब्दांश। शब्द धन अंश, शब्दों के ही क्या होते हैं? अंश होते हैं। ठीक है, यानी कि पूरे शब्द नहीं होते। शब्द का तो क्या निकलता है? अर्थ निकलता है। ये क्या होते हैं? शब्दांश होते हैं। इनका कोई स्वतंत्र अर्थ नहीं होता है। ठीक है, ये शब्द के, इनका अर्थ कब निकलता है? ये शब्द मूल शब्द के पूर्व में लग करके अपना क्या निकलवाते हैं? अर्थ निकलवाते हैं, या उसके अर्थ में क्या कर देते हैं? परिवर्तन कर देते हैं, उसके अर्थ में विशेषता ला देते हैं। देखो, हार क्या है? मूल शब्द है। उपहार क्या हो गया? प्रहार, आहार, संहार। संहार यानी मारना, आहार यानी भोजन, प्रहार यानी मारना, उपहार यानी भेंट, निहार यानी देखना। यानी कि इनका क्या नहीं होता? स्वतंत्र अर्थ नहीं होता। ये शब्द के साथ में लग करके अपना क्या करते हैं? अर्थ निकलवाते हैं। या दूसरी बात, मूल शब्द में लगने के बाद भी शब्द का अर्थ निकलता है, और उपसर्ग हटाने के बाद भी शब्द का अर्थ निकलता है। तब आपका क्वेश्चन सही होगा। आपको पहचान होनी चाहिए कि अच्छा, ये मूल शब्द है, इसका अर्थ निकलता है उपसर्ग लगाने के बाद भी और हटाने के बाद भी। आपने निहार लगाया, अर्थ निकल रहा है। निहार हटा लो, हार का भी अर्थ निकल रहा है। एक तो हारना, एक गले का हार। हार भी क्या है? अनेकार्थी शब्द है। एक तो हार, हारना, हार गया, और एक गले में पहनने का आभूषण। ठीक है, यहाँ हमने कितने उपसर्ग लगाए? सभी का क्या निकल रहा है? अर्थ। लगाने के बाद भी क्या निकल रहा है? अर्थ। और हटाने के बाद भी क्या निकल रहा है? अर्थ। आपको ये आना चाहिए क्या? मूल शब्द की पहचान होनी चाहिए। उपसर्ग में मूल शब्द की पहचान होनी चाहिए। जैसे कि
उपनिवेश, मूल शब्द बताना है उपधन, निधन, वेश। वेश क्या है? मूल शब्द। एक शब्द में दो, एक से अधिक क्या हो सकते हैं? उपसर्ग हो सकते हैं। एक शब्द में एक से अधिक उपसर्ग हो सकते हैं। देखो, अच्छा, इनका स्वतंत्र अर्थ नहीं होता, कैसे? अनिच्छा, अन धन इच्छा, इसमें क्या उपसर्ग है? अन। ए का अर्थ हम किसके यूज में लेते हैं? नहीं। ए यानी नहीं। ए अपना, जैसे कि मैंने लिखा ए का अर्थ क्या नहीं होता है? नहीं। ए तो क्या है? स्वर। ए तो क्या है? स्वर है। लेकिन इसको हम मूल शब्द के साथ में लगाएंगे, मूल शब्द के साथ में लगाएंगे तो ये किसका अर्थ देगा? नहीं का। अकारण, क्यों रुक गए थे? अकारणी, यानी कि कोई कारण नहीं था, बिना कारण। बिल्कुल, यानी कि इनका स्वतंत्र कोई अर्थ नहीं होता। और क्या काम आते हैं उपसर्ग? क्या महत्व होता है उपसर्गों का? हिंदी के शब्द भंडार में क्या होती है? वृद्धि। नए शब्दों का क्या कर रहे हैं? निर्माण। नए शब्दों का क्या हो रहा है? निर्माण हो रहा है। जैसे कि देश, उपसर्ग लगाओ। उपदेश, बिल्कुल, परदेश, संदेश, आदेश। नए शब्दों का क्या हो रहा है? निर्माण हो रहा है। अब शब्द कोई भी हो, शब्द के आगे आप जितने उपसर्ग लगाओगे क्या निकलेगा? अर्थ निकलेगा, हटाने के बाद भी और लगाने के बाद भी। ऐसा ही में पूछा गया था एक प्रश्न, क्या? अप्रत्याशित पूछा था, इसमें मूल शब्द क्या है? देखो देखे, शब्द को तोड़ना है, जितना टूटे उतना तोड़ना है, कोशिश करो। संधि पढ़ने का अर्थ यही है आपका, शब्द तोड़ना आना चाहिए। और संधि के तुरंत बाद हम क्या पढ़ रहे हैं? उपसर्ग पढ़ रहे हैं, तो इसका बेनिफिट भी आपको मिलना चाहिए। हो गया? नहीं बैठा? देखो देखे, एक से अधिक उपसर्ग भी हो सकते हैं, निकले तो निकाल लो। बिल्कुल। अच्छा, आसित का अर्थ क्या होता है? नहीं पता। आसित मूल शब्द होता है क्या? ये भी नहीं पता। देखो, यण संधि, पहले तो एक को क्या कर लिया? अलग। बिल्कुल ठीक है। यण संधि, ये का क्या बनता है? तय अधूरा है। प्रति, प्रति उपसर्ग होता है। ए धन प्रति धन, क्या बचा पीछे? आसाधन इत, इत प्रत्यय, क्या लगा हुआ है? इत प्रत्यय। मैंने कहा जितना शब्द टूटे उतना तोड़ लो, जितना टूटे उतना तोड़ लो। हमें तो क्या निकालना था? मूल शब्द। आसाधन इत पूछा गया शब्द है। एक शब्द में एक से अधिक उपसर्ग हो सकते हैं, उसके साथ में प्रत्यय भी हो सकता है। आपको मूल शब्द निकालना आना चाहिए।
दुर्व्यवहार, तोड़ो शब्द को तोड़ो, पूछा गया है दुर्व्यवहार भी। बिल्कुल, अब उपसर्ग होता है, निकाल लो। बिल्कुल, देखो, धन्यवाद। ये से पहले अधूरा अक्षर, दूर तो अपने आप ही निकल गया, ऊपर वाला रह, दूर तो निकल ही गया, ठीक है। दूर धन, ये से पहले अधूरा अक्षर है, ये किसका बनता है, ई का, वह अधूरा है, क्या हो गया पूरा। दूर धन वी धन, पीछे क्या बचा अब, और हार क्या होता है, मूल शब्द। दूर धन वी धन अवधन हार, एक ही शब्द के अंदर कितने उपसर्ग, 3 उपसर्ग। ध्यान रखना है, शब्द जितना टूटे उतना तोड़ लो। अब आपको मूल शब्द निकालना आ चुका। अब हम देखें आगे उपसर्ग की बात करें, कौन कौन से उपसर्ग होते हैं, कितने उपसर्ग होते हैं, कौन कौन सी भाषा के उपसर्ग होते हैं। तो बताओ आप, कौन कौन सी भाषा के उपसर्ग होते हैं। संस्कृत भाषा के उपसर्ग होते हैं, विदेशी भाषा के उपसर्ग होते हैं, हिंदी के उपसर्ग होते हैं, ठीक है। हम बात करें उपसर्ग की, तो संस्कृत के उपसर्ग, संस्कृत में उपसर्ग कितने होते हैं, प्रश्न आया हुआ है कि संस्कृत में उपसर्ग कितने होते हैं, 22। धन्यवाद। संस्कृत में उपसर्ग कितने होते हैं, 22 होते हैं। बात करें हम कौन कौन से होते हैं, बताओ देखें। अति उपसर्ग होता है, और अधि, अभी, अनु, ये आप सब पढ़ चुके हो, आप सारे उपसर्ग पढ़ चुके हो। कहाँ, संधि में। उदाहरण बताओ अति के, पढ़ा था हमने अत्याचार, कौन सी संधि है, यण संधि। ये से पहले अधूरा अक्षर क्या बन जाएगा, ई। अति धन आचार, अत्यधिक, अति धन अधिक, अतिसार, अतिकर्म, अतिकर्मण। शब्द तो कोई भी हो, ज्यादातर यहाँ उलझते हैं विद्यार्थी, क्योंकि संधि आती नहीं है, संधि माइंड में स्थायी होती नहीं, और उपसर्ग निकलते नहीं है अपने आप ही। संधि टॉपिक पढ़ते के तुरंत बाद में उपसर्ग लेती हूँ। छोटे छोटे अभी हम हमारे व्याकरण के बहुत सारे टॉपिक बाकी है, लेकिन मेरा लेने का कारण क्या है, यही कि अगर विद्यार्थी को संधि सही समझ में आ गई, और संधि पढ़ने के तुरंत बाद ही अगर उपसर्ग पढ़ा दिए जाए, तो अपने आप ही वही उदाहरण वापस यहाँ आते हैं, तोड़ना मरोड़ना आपको आ जाएगा, अलग करना आ जाएगा। देखो, अत्यधिक, अति धन है, अधिक, ऐसे वाले शब्दों में तो कोई दिक्कत है ही नहीं। अतिसार है, अतिक्रमण है,
अति का अर्थ क्या होता है? अधिक, ज्यादा। ठीक है, अधि के उदाहरण बताओ। है अधिकार, बिल्कुल। अध्यक्ष, कौन सी संधि? यण संधि। अधिधन, अक्ष। अधि का अर्थ क्या होता है? अधिक नहीं होता, अधि का अर्थ। इनका अर्थ भी ध्यान में रखना जरूरी है, तभी आप उस शब्द का अर्थ निकाल पाओगे। देखो, एक शब्द आता है उपत्यक्या, एक शब्द आता है अधित्यक्या। अगर आपने पढ़ा होगा, बिल्कुल एग्जामों में बहुत बार रिपीट है, बार बार रिपीट होते हैं। वाक्यांश के लिए एक शब्द में पूछ लिया जाता है, विलोम शब्द में पूछ लिया जाता है। एग्जाम में कहीं नजर आया हो तो देखो, बात करते हैं। उपत्यक्या, उप यानी नजदीक, निकट, अभी बात की थी। अधि यानी ऊपर। मैंने बताया था कहाँ, जब अध्यक्ष पढ़ा था। अधि धन अक्ष, अक्ष यानी दूरी, अधि यानी ऊपर, ऊपर बैठने वाला अध्यक्ष होता है, थोड़ा ऊपर होता है, उसे क्या कहते हैं? अध्यक्ष होता है वो। ठीक है। अधित्यक्या, पर्वत के ऊपर की भूमि जो समतल भूमि होती है वो क्या कहलाती है? अधित्यक्या। और पर्वत के पास की, नजदीक की जो समतल भूमि होती है वो क्या कहलाती है? उपत्यक्या। विलोम शब्द, अधित्यक्या का विलोम उपत्यक्या। और वाक्यांश के लिए एक शब्द में पूछे तो वन वर्ड में पूछा जाता है कि पर्वत के पास की समतल भूमि क्या कहलाती है? तो उपत्यक्या। और पर्वत के ऊपर की भूमि क्या कहलाती है? अधित्यक्या। बताने के बाद भी विद्यार्थी कंफ्यूज हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि अच्छा हाँ, दो नाम तो थे, लेकिन ये नहीं पता पास की कौन सी है और दूर की कौन सी है। रट कर तो रखते हैं इनको कि इसका अर्थ क्या होता है, भूमि होता है या पास की पर्वत की भूमि होता है, लेकिन फिर कहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं? यहाँ। कैसे क्लियर होगा? उपसर्गों से। उप का अर्थ क्या होता है? निकट, नजदीक। अधिक का अर्थ ऊपर, ऊंचा। ठीक। अध्यक्ष है, अधिकार है, अध्यादेश है। अध्यादेश, मूल शब्द क्या है? आदेश। और अधिधन, आधन, देश। एक शब्द में दो उपसर्ग भी हो सकते हैं। बाकी और शब्द बिना यण संधि वाले तो है ही है। अभी के उदाहरण बताओ। अभी, बिल्कुल। अभ्यास, अभिप्रेरणा, अभ्यर्थी। अभ्यर्थी होता है या अभ्यर्थी होता है? अभ्यर्थी होता है या अभ्यर्थी होता है? अभ्यर्थी होता है। देखते हैं क्या होता है। संधि विच्छेद करो। अभिधन, अर्थी। अर्थी का अर्थ क्या होता है? हैं? एक तो जो जा चुकी होती है, और एक अर्थी का अर्थ क्या होता है? कौन ध्यान मैडम जी थे, बताओ। चलो मैं बतावा, बात करते हैं हम अर्थी की। ये जो पूरा रह होता है, ये अर्थी तो मरने के बाद उठती है जो, और जो ये अधूरे रह वाली अर्थी होती है, इसका अर्थ होता है इच्छुक, अभ्यर्थी, विद्यार्थी। विद्याधन, अर्थी। विद्या का इच्छुक क्या कहलाता है? या विद्या को लेकर मर जाता है? नहीं। शब्द युग में पूछा जा सकता है अर्थी, अर्थी का क्या अर्थ होता है? अर्थी यानी जो चली जाती है मरने के बाद, अर्थी यानी इच्छुक, इच्छा। विद्याधन, अर्थी। ठीक है। तो क्या होता है? अभ्यर्थी होता है, अभ्यर्थी नहीं। आर्थी कोई शब्द नहीं होता, क्या होता है? अर्थी। ध्यान रखना है। शब्द शुद्धि हो गई। तोड़ते ही, जितना तोड़ोगे, जितना दिमाग से शब्द करोगे, आपकी हर एक चीज क्लियर हो जाएगी। और देखो, अभ्युदय,
अभ्युदय। संधि विच्छेद करो, बिल्कुल अभिधन उदय। और बाकी ऐसे वाले शब्द तो इनमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं, मूल शब्द अपने आप अलग हो जाएगा, उपसर्ग अपने आप अलग हो जाएगा। अभि का अर्थ होता है विशेष, अनु अन्वे। संधि विच्छेद करो, कौन सी संधि? यण संधि। वैसे पहले अधूरा अक्षर, अनुधन अय। और विद्यार्थी सीधा ही कहते हैं अन धन वये। उपसर्ग निकालो, अन धन वये, क्योंकि अन भी उपसर्ग होता है। ठीक है मैडम जी, क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है? देखो बात करते हैं क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। अनिच्छुक, अछूत है, अनेक है, अनपढ़ और अचेत। प्रश्न पूछ लिया निम्न में से अन उपसर्ग है, निम्न में से अन उपसर्ग है। क्या पूछा? अन उपसर्ग कौन से शब्द में है या कौन से ऑप्शन में है? अनपढ़ में आ रहा है, और ऑप्शन नंबर 4, और बताओ। मूल शब्द अलग कर लो, उपसर्ग अलग कर दो, कर दिए। ऑप्शन नंबर 1 अचेत। अचेत का अर्थ क्या होता है? जिनको चेत नहीं है, चेतना नहीं है, अचेत, अचेत अवस्था में पड़ा है, बेहोश। ठीक है। अछूत, जिसको छुआ नहीं जा सके, बिल्कुल ए का अर्थ नहीं के अर्थ में दे रहा है, लग करके अपना अर्थ निकलवा रहा है। ठीक है। अनपढ़, जो नहीं पढ़ा हुआ है, अनपढ़ जो नहीं पढ़ा हुआ है। अनेक क्या होता है? बहुत सारे। संधि विच्छेद कौन सी है इसमें? कौन सी संधि की विशेषता दिखाई दे रही है अनेक में? पहचान क्या है? गुण होती है। संधि विच्छेद करो, टुकड़े करो इसके। अन धन एक, एक नहीं है बहुत सारे हैं, एक नहीं है बहुत सारे हैं, वो क्या कहलाते हैं? अनेक। टुकड़े हमने क्या किए? अन धन एक। यहां ए डालेंगे, इधर ए है, क्या बन जाएगा? ए धन ए। यानी कि इधर देखो क्या पूछा गया था, कौन सा वाला? हलंत वाला। इसमें तो क्या है? पूरा न। और विद्यार्थी अनपढ़ देखते ही, जैसे कि मैंने तो अभी सही प्रश्न बनाया ही नहीं है, एग्जामिनर ऐसे नहीं बनाएगा, वो अनपढ़ अनगढ़ अन वाले ही दे देगा 3, तो कि सीधे ही हमें क्या दिखाई दे? अन अन दिखाई दे। जबकि क्या पूछ रहा है? हलंत वाला। मैंने कहा आप प्रश्न को करते समय उसे जितना बारीकी से देखोगे, 2 बार 3 बार पढ़ लो उसे कि ये क्या जानना चाहता है। ये नहीं है कि हाँ ये तो मेरे को आता है, इतना सरल आ गया, ये लो, नहीं। यहाँ तो सीधे सरल सरल 2 तो मैंने निकाल ही दिए, ये तो पहले से निकल रहे हैं। कंफ्यूज कहाँ हो रही थी? यही अन धन एक, अपने आप जो एक नहीं है, क्या है? अनेक। नहीं, ये वाला देते हैं अनवे। इसमें भी ऑप्शन ये और देते हैं अनवे, और हलंत वाला पूछ लिया जाता है तो अधूरा न पहले से ही रखा है यहाँ, और फिर विद्यार्थी क्या करते हैं? यहाँ अन धन वये। जबकि यहाँ तो क्या है? अनु। कौन सा उपसर्ग है? अनु। और विद्यार्थी अधूरा देखते ही वहां चले जाते हैं। ध्यान रखना है, वैसे पहले अधूरा अक्षर, अनु धन अय,
अन्वेषण, अन्वेषण, अनुधन ऐषण, अन्वेषण, अनुधन ऐषण, अनुभव वगैरह और सब तो है ही है, उनमें तो अपन अपने आप ऐसे ही निकाल सकते हैं। यानी कि वापस सारे उदाहरण कौन से होंगे? संधि वाले ही उदाहरण होंगे। इनमें कौन से उदाहरण होंगे? संधि वाले। जितनी बढ़िया संधि आपकी स्थायी हो गई, नियम स्थायी हो गए, उतना ही आप क्या निकाल सकते हो? उपसर्ग अलग कर सकते हो, प्रत्यय अलग कर सकते हो और मूल शब्द निकाल सकते हो। लेकिन ये नहीं है कि ओवर कॉन्फिडेंस में किया, 2 बार 3 बार पढ़ना है। ये क्या जानना चाहता है आपसे? अगर आप अनपढ़ देख रहे हो तो 3 में तो वैसे ही नहीं है। मैं ऐसा नहीं कहती कि हमेशा उलझा करके देता है, हाँ सरल भी होता है। 60% पेपर क्या होता है? सरल होता है। लेकिन 40% में वो एक ही प्रश्न में 2-2 3-3 बातें जानने की कोशिश करता है। अब वो जानने की कोशिश कर रहा है क्या कि पूरा अन्न और अधूरे अन्न में हलंत का भी विद्यार्थी ध्यान रख रहा है या नहीं। ठीक है, तो हेडिंग डालो उपसर्ग। थोड़ा ही लिखेंगे, पूरा नहीं लिखेंगे, परिभाषा लिखेंगे। हाँ, हेडिंग उपसर्ग डाली। उपधन, उपसर्ग उपधन सर्ग के योग से बना है। उपधन सर्ग के योग से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ है, जिसका शाब्दिक अर्थ है नजदीक, नजदीक जाकर रचना करना। सर्ग यानी रचना, निर्माण, उप यानी नजदीक, शब्द के पास में जाकर नए शब्दों का क्या होता है? निर्माण। हाँ, लिखो आगे लिखो अर्थार्थ, अर्थार्थ जो शब्दांश, जो शब्दांश शब्द के पूर्व में लगकर, जो शब्दांश शब्द के पूर्व में लगकर उसके अर्थ में, उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, या विशेषता ला देते हैं, परिवर्तन कर देते हैं या विशेषता ला देते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। वे शब्दांश क्या कहलाते हैं? उपसर्ग कहलाते हैं। जैसे कि मैंने बात की परिभाषा में, हमने क्या कहा? जो शब्दांश पूर्व में लगकर, एक तो हमें पता चल गया कि आगे शब्द का प्रयोग नहीं करना है। कहाँ लगता है? पहले, पूर्व। ठीक है। इसके बाद में मैंने कहा कि जो शब्दांश अर्थ में क्या कर देते हैं? परिवर्तन कर देते हैं, या क्या ला देते हैं? विशेषता ला देते हैं। जैसे कि शब्द है क्या? जे। जे का अर्थ क्या होता है? जीतना। ठीक है, मैंने लिखा, आगे उपसर्ग जोड़ा क्या? परा। पराजय का अर्थ क्या होता है? हारना। बिल्कुल, अर्थ में क्या हो गया? परिवर्तन हो गया। बिल्कुल, क्या हुआ? परिवर्तन हुआ। अब मैंने लिखा जे। जे का अर्थ क्या होता है? जीतना। आगे उपसर्ग लगाया क्या? विजय का अर्थ भी क्या होता है? जीतना। विशेष जीत, विजय पाई है। आज के दिन किसने विजय पाई? किस पर पाई? बुराई पर। बुराई पर राम जी ने क्या पाई? विजय। तो विजयादशमी की आपको हार्दिक शुभकामनाएं सबको। और यहाँ अर्थ में क्या ला दी? विशेषता ला दी। कभी कभी अर्थ में क्या करते हैं? ज्यादातर तो लगभग क्या करते हैं? परिवर्तन करते हैं। और कभी कभी क्या होता है? विशेष यानी कि विशेषता ला दी। एक ही उपसर्ग के एक से अधिक अर्थ होते हैं,
एक ही उपसर्ग के एक से अधिक अर्थ होते हैं। कैसे? जैसे कि यहाँ विजय, वी का अर्थ क्या निकल रहा है? विशेष निकल रहा है। और विकार, विकार उत्पन्न होता है। और जैसे कि विपरीत है, वहां वी का अर्थ क्या निकल रहा है? उल्टा। वी का ही अर्थ क्या निकल रहा है? उल्टा। तो ये शब्द पर डिपेंड करता है कि शब्द के साथ में लग करके अपना क्या अर्थ निकालता है। ठीक है, धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। कल की क्लास में हम आगे उपसर्ग पढ़ेंगे।